Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 11th Physics, chapter number 5, lecture number first 5.1। जैसे मैंने अगली वाली वीडियो में बोला था कि मेरी जो लाइव बैच होगी उनका रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, एरिस्टोटल लॉ, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, इनर्शिया और लीनियर मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। और जो लास्ट में लॉज ऑफ मोशन है उनको मैं ऊपर से आपको खाली स्टेटमेंट मतलब रिपीट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मेरी लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है, तो आप अच्छे से देख लो, समझ लो। आपको 110% आई होप सब आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और मैं एडवांस में बोल दूँ कि मैंने आपको पहले भी बोला था यूनिट 1 to 4 की नोट्स रेडी है, ये जो 5th यूनिट है उनकी नोट्स रेडी नहीं है, ठीक है। तो नोट्स के लिए कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अच्छी से एक रेफरेंस बुक रेफ़र कर लो, प्रदीप है, अरोरा है, ठीक है, कोई भी। ओके, चलो देखो आगे लेक्चर नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना? लीनियर मोमेंटम। आई होप आप सबने क्लास 9th के अंदर स्टडी किया होगा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होगी, कौन बोलेगा? देखो अभी याद रखना, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना लीनियर मोमेंटम, आगे जाके 7th यूनिट में बोलूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम। कौन सी मोमेंटम में बोलूंगा वहां पे आगे जाके? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देख लो कि लीनियर मोमेंटम क्या होगी। सबको पता है कि नहीं? यस और नो, यस और नो, चलो बोलो तो। लीनियर, हाँ बोलो बोलो। P इज इक्वल टू R, कहाँ पे आ जाएगा? रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम विल कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो वो वहां पे आएगा, यस और नो। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होगी? प्रोडक्ट होगी। किसकी प्रोडक्ट होगी? किसकी प्रोडक्ट होगी? मास एंड वेलोसिटी की। मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, इनका मास है m और इनकी ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी किसके बराबर है? v। तो उनकी मोमेंटम किसके बराबर होगी? p से डिनोट करना हमें, तो p क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना। अब देखो ये आपकी जो लीनियर मोमेंटम है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर इसी इक्वेशन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि नहीं? एरो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लीनियर मोमेंटम होगी उनकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? सेम एज द वेलोसिटी, यस और नो, हाँ कि ना। रखना, ये याद रखना, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है। चलो फिर इनके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो सर सिंपल है, मास का यूनिट होगा केजी और ये वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड इनका कौन सा यूनिट होगा? एसआई यूनिट। सर इनका सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो देखो मास का सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम, ठीक है। वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या बनेगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या बनेगा इनका? सीजीएस यूनिट। चलो सर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, आपने बोला था ना कि जैसे आगे 11th में जाएंगे तो हर एक टॉपिक के साथ, हर एक नई प्रॉपर्टी के साथ उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बोलेगा? सिंपल सा है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा लीनियर मोमेंटम का? चलो जल्दी से, आपके पास दोनों है, यूनिट भी है और वेरी गुड, ठीक है। ये कौन है? मास है, तो मास के लिए m1। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, l1 t माइनस वन। तो m1 l1 t माइनस वन आपकी क्या होगी? डायमेंशनल फॉर्मूला होगी लीनियर मोमेंटम की। क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना। चलो अभी ना इनको थोड़ा समझते लॉजिकली, ठीक है, कि लीनियर मोमेंटम कैसे। तो देखो मानो कि एक ना एक ग्लास का एक स्लेब है, ये कौन सा स्लेब है?
गास एकदम एक ग्लास का एक स्लेब है, ठीक है, और उसको ना मैंने यहाँ पे सपोर्ट करके रखा है, यहाँ पे ऐसे नीचे से सपोर्ट करके रखा है, ठीक है। आपका एक छोटा सा स्टोन है, वो स्टोन ये वाली हाइट से गिरता है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास के ऊपर। तो आपने क्या देखा कि ग्लास को कोई इतना मेजर डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन वही स्टोन, अगर वही स्टोन सेम मास वाला, देखो ध्यान से, ये सेम मास वाली स्टोन अगर ज्यादा हाइट से मैं ग्लास के ऊपर गिराऊं, ठीक है, तो देखो क्या होगा सर, ये ग्लास का जो स्लेब होगा ना, मे बी वो ब्रेक हो जाए। यस और नो? आके ना, ऐसा क्या हुआ, वही स्टोन था, ठीक है, सेम मास था, फिर भी जब यहाँ पे गिरेगा तो उनकी मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा होगी। मोमेंटम ज्यादा होगी तो सिंपल बात है, आपने देखो, आपने फ्री फॉल आगे स्टडी किया था कि नहीं, कि जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो ये जब ये मोमेंट पे स्ट्राइक करेगा ना, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कम होगी। सेम स्टोन अगर ज्यादा हाइट से यहाँ पे फॉल करेगा, तो जो मोमेंट पे वो यहाँ पे फॉल करेगा, उनकी वेलोसिटी इनकी कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो मास इनटू वेलोसिटी से इनकी मोमेंटम भी ज्यादा बनेगी कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो ये स्लेब में भी आपका ब्रेक हो जाए। क्लियर, ये ध्यान में रखना। फिर देखो कि मानो कि मैंने किसी को देखा नहीं है, मतलब कौन पतला है कौन मोटा है मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मानो कि एक और मैं दौड़ के जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मेरा वेट है। हाँ, तू कौन है? ओके, जेनिल। चलो, तो मैं यहाँ पे दौड़ के ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा हूँ? जेनिल कितनी स्पीड से जाएंगे? फोर, फोर तो कम हो जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं ऐसे दौड़ के जा रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे जेनिल जा रहा है, ऐसे दौड़ के ही जा रहा है, उनकी स्पीड भी सेम है, 14 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जेनिल का मास, मानो कि मैं बोलूँ, जेनिल का मास कितना है? 40 kg। चलेगा ना इतना? चलेगा, चलो 10 कम कर लिया, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे कोई और एक खड़ा है, ठीक है, इनको ना हम दोनों को रोकना है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे भी रोकना है, ठीक है, जेनिल को भी रोकना है। तो कौन से केस में उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा? कहां से तेरे को? ये जो यहाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जो भाई साहब खड़े हैं ना, वो हमें रोकने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो कौन, हाँ ठीक है, तो मुझे उन, अगर ये भाई साहब को मुझे रोकना है, ठीक है, तो उनको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सर, मेरी मोमेंटम ज्यादा होगी। मोमेंटम किसके बराबर होगी? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है ना, और ऊपर से मेरा मास ज्यादा है, ठीक है, तो मेरा मास यहाँ पे देखो ज्यादा मास है, तो उनको ज्यादा एफर्ट वहां पे देना पड़ेगा। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्लियर? चलो, फिर ये मोमेंटम के अंदर उनके स्पेशल केसेस है जो हमें कंसीडर करने, और उनके ग्राफ भी यहाँ पे हमें ड्रॉ करने, तो अच्छे से ध्यान दो। तो लीनियर मोमेंटम के अंदर देखो, केस वन अगर मैं स्टडी करवाऊँ आपको, ठीक है, इनके केसेस है, और आप देखोगे तो सिंपल से है, ठीक है, कि मानो कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास ना सेम है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, मानो कि ऑब्जेक्ट वन का मास m1, ऑब्जेक्ट टू का मास m2, दोनों का मास सेम मैं कंसिडर करूं m के बराबर, और दोनों की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वन की वेलोसिटी v1 और ऑब्जेक्ट टू की वेलोसिटी किसके बराबर है? v2 के बराबर। और ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है सर? v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या रिलेशन निकालना है, कि हम दिखाएंगे, और आपको तो वैसे भी ये फॉर्मूला से डायरेक्ट पता ही है कि सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दोनों के रिलेशन से निकालता हूँ, ठीक है। तो P1 क्या होगी? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट वन। यस और नो? आगे ना? ठीक है, और सेकेंड जो ऑब्जेक्ट होगा, उनकी उनकी मोमेंटम क्या होगी? P2 इज इक्वल टू M इंटू V2। तो अगर इनको वन बोलूँ और इनको टू बोलूँ,
तो ये देखो P1 डिवाइड बाई P2 क्या होगा सर, M1 MV1 डिवाइड बाई MV2, मतलब किसके बराबर होगा, V1 बाई V2 के बराबर। तो देखो यहाँ पे कौन है P1 और एक कौन है V1, एक कौन है P2, एक कौन है V2। तो ये तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखो V1 ग्रेटर देन V2 होगा, V1 ग्रेटर देन V2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2। मतलब अगर दोनों का मास सेम है, ठीक है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी मोमेंटम क्या होगी, ज्यादा रहेगी। तो देखो दोनों का मास तो सेम था, लेकिन V1 ग्रेटर देन V2 था, तो P1 आपको क्या होगा, ग्रेटर देन P2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली रिलेशन में। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मैं y एक्सिस पे मोमेंटम कंसीडर करूँ, x एक्सिस के ऊपर मैं वेलोसिटी कंसीडर करूँ, ठीक है, तो उनका जो डायरेक्ट रिलेशन है तो उनका ग्राफ ऐसे सीधा मिलेगा कि नहीं, यस और नो, सीधी ग्राफ मिलेगी कि नहीं आपको, हाँ कि ना। और हाँ, यहाँ पे याद रखना ये मास आपका सेम है, मतलब ए वाले केस में मास क्या होगा, कांस्टेंट। ये मास क्या होगा, कांस्टेंट। चलो फिर केस टू की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो केस टू के अंदर उल्टा, कि वेलोसिटी में सेम कंसीडर कर लो, मास अलग अलग कंसीडर कर लो। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V कंसीडर कर लो, और ऑब्जेक्ट वन का मास M1, ऑब्जेक्ट टू का मास M2, यस और नो। और यहाँ पे कंडीशन क्या ले लूँ मैं, M1 ग्रेटर देन M2 के बराबर। चलो तो P1 किसके बराबर होगा सर, M1 V के बराबर। P2 किसके बराबर होगा सर, M2 V के बराबर। तो P1 बाई P2 क्या मिलेगा सर, M1 डिवाइड बाई M2। और ए वाले केस में भी P1 क्या रहेगा, P2 से ग्रेटर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन का मास ज्यादा है। तो यहाँ पे भी सेम रिलेशन मिला सर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। तो अगर मैं इनके लिए ग्राफ को ड्रॉ करूं कि y एक्सिस पे मोमेंटम, y एक्सिस पे मोमेंटम और x एक्सिस पे मास, तो इनका ग्राफ भी मुझे ऐसे सीधा मिलेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। और यहाँ पे याद रखना कांस्टेंट कौन रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे v क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, यस और नो। चलो थर्ड केस, ये थोड़ा ध्यान से देखना कि सर दोनों का मास अलग अलग, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों का मास अलग अलग, ठीक है, लेकिन दोनों की मोमेंटम सेम। ठीक है, तो मानो कि ऑब्जेक्ट वन की मोमेंटम P1 में कंसीडर करूँ, ऑब्जेक्ट टू की मोमेंटम में क्या कंसीडर करूँ, P2 के बराबर, लेकिन याद रखो दोनों की मोमेंटम क्या होगी, सेम। ठीक है, तो P1 यहाँ पे MV1 के बराबर, M1V1 के बराबर, ए क्या होगा, M2V2 के बराबर। ठीक है, तो दोनों की मोमेंटम सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P2, यस और नो। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि M1 डिवाइड बाई M2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, अगर अगर देखो, अगर M1 ग्रेटर देन दी M2 होगा, अगर M1 ग्रेटर देन दी M2 होगा, तो ये क्या होगा, V2 ग्रेटर देन V1 बनेगा। ठीक है, लेकिन ये केस कब एप्लीकेबल है, जब दोनों की मोमेंटम क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये दोनों की मोमेंटम क्या हो, सेम हो, तो एप्लीकेबल होगा। कि अगर ऑब्जेक्ट वन का मास ज्यादा होगा तो उनकी वेलोसिटी कम रहेगी। ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। मानो कि मैं मोमेंटम की बात करूँ, तो मानो कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों की मोमेंटम, ध्यान से सुनना, दोनों की ऑब्जेक्ट की मोमेंटम ना 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो तो मानो कि ऑब्जेक्ट वन के लिए मैं देखूँ, चलो तो ऑब्जेक्ट वन के लिए देखो, मानो कि M1 ग्रेटर देन M2 करो, M1 ग्रेटर देन M2 करूँ, तो ऑब्जेक्ट वन का मास 10 kg, तो उनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड, यस और नो, हाँ कि ना। M1V1 क्या बन जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड। और मानो कि ऑब्जेक्ट टू के लिए मैं कंसीडरेशन ले लूँ, ऑब्जेक्ट टू के लिए कंसीडर करो। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट टू का मास ना कम रखना है। ठीक है,
चलो एकदम स्वैप करूँ तो मानो कि ऑब्जेक्ट 2 का मास मैं 2 kg कंसीडर करूँ तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी फिर 10 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो जाके तो जाके दोनों की मोमेंटम सेम बनेगी ना। तो देखो जिसका मास ज्यादा उनकी वेलोसिटी कम, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। कब? जब दोनों की मोमेंटम सेम में कंसीडर करूँ तब। ठीक है, चलो इनका ग्राफ देख लेते हैं। किसके बीच में ग्राफ होगा? तो सर सिंपल है, वेलोसिटी और मास का ग्राफ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि आपकी जो मास है वो वेलोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास अगर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी अगर ज्यादा तो मास वहां पे क्या रहेगा, कम। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मास एंड वेलोसिटी की इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी कंसिडर करूँ, एक्स एक्सिस पे मास कंसिडर करूँ, तो उनकी इनवर्स रिलेशन की ग्राफ मुझे ये मिलेगी। लेकिन याद रखना, ये कब मिलेगी? जब लीनियर मोमेंटम क्या होगी, कांस्टेंट। यस और नो? क्लियर इतना? आके सब सब लोगों को समझ में आ कि नहीं? ये क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट। ठीक है, हाँ मैंने जैसे आपको बोला था कि आपके सिलेबस में से डिलीटेड पोर्शन है लेकिन हम सबको करना है। ठीक है, और वो कौन सा टॉपिक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बेसिक अपने को जाने नहीं देना है। ठीक ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? सबको याद है, आपने लोअर सेक्शन में स्टडी किया होगा। एक फर्स्ट लॉ था, एक सेकंड लॉ था और एक थर्ड लॉ था। यस और नो? थर्ड सबको याद होगा। यस और नो? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ बोलो तो थर्ड तो सबको याद होगा। तो फर्स्ट लॉ आपको सिंपल से क्या कहता है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान से सुनना, जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर, तो वो ऑब्जेक्ट अपना इनर्शिया कंटिन्यू रखेगा। मतलब अगर रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, अगर सीधी लाइन की मोशन होगी तो वो कौन सी लाइन की मोशन में रहेगा, सेम लाइन में। ठीक है, लेकिन कब तक ये होगा? जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट ना करे। यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि all object continue its state of rest or a uniform motion। ठीक है, unless some external force is applied on it। जब तक उनके ऊपर कोई external force exert नहीं होगा तब तक। yes or no? ठीक है, मैं ऐसे body continue continue its state of rest, in state of rest or uniform motion in a straight line unless some external force is applied to change its state। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, उनकी पोजीशन या तो उनकी मोशन को चेंज करने के लिए, तो वो अपना वही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका कौन सा था? फर्स्ट लॉ। फिर देखो सेकंड लॉ कौन बोलेगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो कौन बोलेगा सेकंड लॉ? देखो, rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force and in the direction of applied force। वो जो चेंज होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में। अब देखो, अगर p मेरी लीनियर मोमेंटम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? dp डिवाइड बाय dt के बराबर। यस और नो? आगे जाके इनका डेरिवेशन भी हम करेंगे। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक है, या तो मैं ऐसे बोलूं, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और ये जो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी? अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ
rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, ध्यान से देखना, linear momentum is directly proportional to, is directly proportional to applied force, applied force, and direction of change in momentum, direction of change in momentum, ठीक है, या तो उनका जो चेंज होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन में, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस और नो, क्लियर इतना, ठीक है, तो ये सेकेंड, ठीक है, फिर देखो थर्ड लॉ तो सबको पता होगा, कौन बोलेगा थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला, हाँ, every action there is equal and opposite reaction, yes or no, क्लियर, हाँ कि ना, ठीक है, तो यहाँ तक अपना फिफ्थ यूनिट का फर्स्ट लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, तो अभी आज जो भी हमने स्टडी किया ना, तो ये सेम टू सेम रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मैं अपलोड करके रख दूंगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट, ठीक है, ओके, तो मैं अभी, ओके चलो, थैंक यू, बाय, आपको जाना नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग पर बंद कर रहा हूँ।